दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मौर्य कला। यह काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है बीपीएससी मुख्य परीक्षा पेपर 1 में देखें तो आइए हम लोग बिना समय को बर्बाद किए देखते हैं इसे। सबसे पहले इसकी भूमिका हम लोग देखें तो भूमिका में आप चाहे तो अपने हिसाब से आप लिखें चीज़ों को, क्योंकि अगर भूमिका भी आप रट के जाएंगे तो फिर तो आपको मार्क्स की संभावना काफ़ी कम हो जाएगी। तो हम लोग क्या करते हैं कि भूमिका में हम क्या लिखेंगे, भूमिका में हम लिखेंगे कि प्राचीन कलाओं को जोड़ते हुए कि प्रारंभ में जितनी भी कलाएं थी वे सभी मिट्टी और लकड़ी पर आश्रित थी, लेकिन मौर्य कला ने क्या है कि पत्थरों का उपयोग करके चीज़ों को अस्थायित्व प्रदान किया। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। और इसको अस्थायित्व क्यों मिला, इसका भी एक लाइन आप लिख सकते हैं कि चूँकि मौर्य साम्राज्य जो था अपने आप में काफ़ी शक्तिशाली था और इस शक्तिशाली साम्राज्य होने के कारण लोग जो है अपने उद्गार कला के रूप में अभिव्यक्त कर पाए। और इन कलाओं के माध्यम से देखें तो मौर्य काल की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक शक्ति का हम लोग ये जो है समृद्धि का परिचायक मान सकते हैं मौर्य कला को। तो इस प्रकार से एक भूमिका आप लिख सकते हैं। दोस्तों हमने इस वीडियो में मौर्य कला से संबंधित जितने भी आयाम बनते हैं, जो प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, जैसे कि आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि मौर्य कला की विशेषताओं का वर्णन करें, आलोचनात्मक तरीके से विशेषताओं का वर्णन करें, या आपसे पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म के साथ इसके क्या संबंध है उसे आप व्यक्त करें, या स्थापत्य, स्पेशली आपको स्थापत्य कला के विषय में या मूर्ति कला के विषय में आपसे पूछे जाते हैं। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रख करके मैंने ये वीडियो बनाया है। तो लगभग जितने भी आयाम इस प्रश्न के हो सकते हैं, इस टॉपिक के हो सकते हैं, हमने इस सब को यहाँ पर रखा है। तो आइए देखते हैं मौर्य कला को। जैसा कि आप देख रहे हैं मौर्य कला को राजकीय कला और लोक कला के रूप में हम इसे वर्गीकृत कर सकते हैं। अब राजकीय कला का अर्थ क्या होता है कि राजकीय कला में वे सभी कलाएँ जो राज्य से संबंधित था, यानी कि राजा से संबंधित जितने भी कलाएं थी, जो या तो दरबार में या तो राजा के आसपास जो चीज़ें होती हैं, जो राजा के द्वारा संरक्षित चीज़ें थी, तो वो कलाएं राजकीय कला कही जाती है। तो इन राजकीय कलाओं में देखें तो सबसे पहला है राजप्रसाद। ठीक है, तो राजप्रसाद में आपने पढ़ा होगा कि राजप्रसाद जो है चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद जो मिला है कुम्हरार पटना से। आप चाहे तो यहाँ पर एक लाइन आप जोड़ सकते हैं, पटना कुम्हरार से जो है ये मिला है, तो आप इसे जोड़कर आप लिख सकते हैं। ठीक है। दूसरा है कि इसमें ये 84, कहीं कहीं 80-84 लिखा रहता है, तो इसमें कंफ्यूज आप मत होइएगा। तो लगभग 80 स्तंभों वाला एक क्या है महल मिला है, राजप्रसाद जिसे कहें। तो ये लकड़ी का बना हुआ है और इसके 2 मंजिला होने के प्रमाण भी मिलते हैं। तो देखिए अब चूँकि बहुत सारी बातें हैं, राजप्रसाद के बारे में लिखना चाहे तो बहुत सारी बातें लिख सकते हैं। प्रश्न के डिमांड के अनुसार आप लिखेंगे तो इसमें हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं लिखेंगे कि हाँ राजप्रसाद था, चंद्रगुप्त मौर्य का बनाया गया था, 84 स्तंभों वाला था, और इसके बारे में कई जो यात्री हैं वो काफ़ी कुछ अच्छा कहें। जैसे कि आप अभी देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है एरियन ने क्या कहा था, एरियन ने कहा था ये जो है इसकी जो उत्कृष्टता है ये सूसा और एकवेतना से भी अच्छी है, तो ऐसा कहा था एरियन ने। और चंद्रगुप्त के दरबार में आने वाले जो फाहियान, माफ़ कीजिए, ये फाहियान, ये जो है फाहियान यात्री है, इसने कहा था कि ये जो चंद्रगुप्त मौर्य का जो महल है ये देवताओं द्वारा निर्मित है। ठीक है, तो ये है। उसके बाद देखें तो दूसरा हम लोग देखते हैं स्तंभ। और स्तंभ के बारे में आप जानते हैं कि जब भी स्तंभ का जिक्र होता है तो हम लोग अशोक स्तंभ से हम लोग जानते हैं। तो स्तंभ देखें तो ये बुद्ध धर्म से संबंधित है। इसका निर्माण अशोक ने करवाना शुरू किया था। तो अधिकांश जितने भी स्तंभ हैं लगभग सभी अशोक द्वारा ही निर्मित है। और ऐसी मान्यता है कि लगभग 84,000 स्तंभों का निर्माण अशोक ने करवाया था। तो ये सभी है। तो आगे देखें कि इसमें क्या है कि इसकी विशेषता अगर देख लेते हैं तो विशेषता है कि ये एकाश्म पत्थर से बना होता है। एकाश्म पत्थर का मतलब है कि एक ही पत्थर को तराश करके उसे बनाया गया है और उन पत्थरों पर चमकदार पॉलिश की गई है, जिसको ओप कहा जाता है।
ठीक है, ओप कहा जाता है। और ये चुनार के देखें तो बलुआ पत्थर से जो बनाए जाते थे, तो ये है। आप देखें तो अगर इसकी हम क्या कहें, इसकी रूपरेखा देखें तो ये जो स्तंभ होते थे वो नीचे वाले भाग जो होता है, नीचे वाला भाग ये चौड़ा होता था और ऊपर जाते जाते ये पतला होता जाता था। ठीक है, ऊपर जो है पतला होता था। तो सबसे नीचे वाला भाग जो है इसको तना के ऊपर एक मेखला होती है। ठीक है, मेखला के ऊपर जो है उल्टा कमल, जो है इस तरह से उल्टा कमल यहाँ देखने को मिलता है। इसके ऊपर चौकी, और चौकी के ऊपर जो है आपको जो है पशु आकृति यहाँ पर दिखाई देती है। तो इस प्रकार से स्तंभों की यह विशेषता है। तो काफ़ी कुछ लिखने के लिए है। जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हो सकती है उसे हम लोगों ने यहाँ पर जिक्र किया। स्तंभों के बारे में बहुत सारी बातें हैं, तो हम लोग आगे डिस्कस कभी बाद में कर लेंगे। और चाहे तो आप ये कितनी ऊंची हुआ करती थी, लगभग 35 से 50 फीट की इसकी ऊंचाई हुआ करती थी। तो इस प्रकार से हम लोगों ने दोस्तों स्तंभ के बारे में देखा। अब राजकीय कला में देखें तीसरा, तो स्तूप काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, स्तूप जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इसे भी आप लोग देख लेंगे। देखिए स्तूप क्या होता था, स्तूप का अर्थ होता है ढेर। ठीक है, स्तूप का मतलब होता है ढेर। और तकरीबन अशोक ने लगभग 84,000 स्तूप का निर्माण किया था। माफ़ कीजिए, वो जो हमने स्तंभ के बारे में बोल दिया था, तो इसे माफ़ कीजिएगा। स्तूप का निर्माण 84,000 स्तूप निर्मित किए गए थे। तो देखिए कहीं कहीं अतिशयोक्ति है, लेकिन जो भी है इतना अवश्य है कि अशोक ने कई सारे स्तूप का निर्माण किया। माने अधिकांशतः स्तूप जो है अशोक के द्वारा ही निर्मित है। तो अब हम लोग स्तूप होता क्या है, स्तूप में बौद्ध धर्म के जो है बुद्ध के, खास करके बुद्ध धर्म के बुद्ध के अवशेष रखे जाते थे। अवशेष के ये अंग होते थे, अवशेष रखे जाते थे। तो ये हैं, तो हम लोग देख लेते हैं कि आखिर ये स्तूप है क्या। तो इसके बारे में कुछ ये अगर एक आकृति हम लोग बना ले तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो आइए हम लोग देखते हैं कि तो स्तूप हम लोग देखें तो देखिए सबसे अगर हम नीचे वाला भाग देखें तो एक रेलिंग आप देख रहे हैं। ठीक है, इसको वेदिका कहा जाता था। ठीक है, वेदिका। और तोरण जो है, इसमें तोरण चारों तरफ, देखिए एक तरफ नहीं होता है, केवल आगे ही नहीं, चारों तरफ जो है आपके तोरण हुआ करते थे। और तोरण के ऊपर जो है वेदिका के ऊपर देखें तो यहाँ पर अंदर इस प्रकार से एक मेधी हुआ करती थी। मेधी या चबूतरा कहें इसे, चबूतरा। और इस चबूतरे के ऊपर इस तरह से जो है हर्मिका बनाई जाती थी, माफ़ कीजिए ये अंड, इसको क्या बोलते हैं, अंड बनाई जाती है। ठीक है, और इसके बीच जो होता है वो प्रदक्षिणा पथ बोला जाता है। प्रदक्षिणा पथ इस प्रकार से इसे हम लोग देखें तो ये क्या है, ये है अंड। ये जो है आगे आप देख रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा और अच्छे ढंग से आप चाहे तो बना सकते हैं। ठीक है, ये आगे देखें तो तोरण द्वार है, तोरण। ऊपर देखें तो ये ऊपर जो सबसे पवित्रतम स्थान है ये हर्मिका कही जाती है। और हर्मिका के ऊपर देखें तो एक यष्टि, इस जो दंड यहाँ देख रहे हैं यष्टि, और यष्टि में ही 3 छत्रक जो लगे होते हैं, यह भी कहीं ना कहीं बुद्ध धर्म से संबंधित है। तो ये इसे छत्र कहा जाता है, छत्र। और जो डंटी यहाँ जो देख रहे हैं उसे क्या कहता है, तो उसे यष्टि कहा जाता है। तो इस प्रकार से एक रचना। और ये हमने कहा रेलिंग जो है वो क्या है, वेदिका। और जिसके ऊपर बना चबूतरे की तरह है तो वो मेधी है। तो इस प्रकार से मुख्यतः जो हमने देखे कि ये मुख्यतः इनके स्तूप के ये भाग हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम लोग देखते हैं इसे। तो स्तूप में हमने क्या देखा, स्तूप ने हमने देखा जो अर्धगोलाकार भाग होता है वो अंड कहा जाता है। इसके बाद हर्मिका जो सबसे पवित्र स्थान है जहाँ पर बुद्ध के अवशेष रखे गए होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, हर्मिका। और मेधी जो चबूतरा वाला भाग है जिसके ऊपर आप जो है अंड को देखे हैं तो वो मेधी है। और वेदिका जो आगे रेलिंग जिसमें कि तोरण द्वार इससे जुड़ा होता है तो ये है वेदिका। और फिर तोरण जो इसमें कि कुछ आप स्तूप देखिएगा जिसमें सजावट भी की गई होती है। तो इस प्रकार से ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है, जितना ज़्यादा लिखिएगा उतना जगह होगा नहीं आपके पास।
इतना लिखने के लिए, लेकिन हाँ आपको समझ पूरी होनी चाहिए। समझ अगर आपको होगी तो 8 नंबर में भी आप 38 नंबर में जितना चाहे उतना आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो खैर चलिए, राजकीय कला में हमने राजप्रसाद को देखा, स्तंभ को देखा, फिर स्तूप को देखा, और स्तूप के बाद जो एक महत्वपूर्ण कला है जो गुहा विहार के नाम से हम लोग जानते हैं। और गुहा विहार 2 शासकों से जुड़ा हुआ है, एक तो सम्राट अशोक और दूसरे उनके पौत्र जिनको आप दशरथ के नाम से जानते हैं। तो उन दोनों ने ये अलग अलग अपने कार्यकाल में जो है भिक्षुओं के लिए, खास करके जो आजीवक संप्रदाय के जो भिक्षु हुआ करते थे, तो उनके लिए रहने के लिए स्थान बनाया गया था चट्टानों को काट काट करके। ठीक है, और ये 2 स्थान का नाम आप जरूर याद रखिए, एक तो बराबर की गुफा है और एक दूसरा नागार्जुन की गुफा है। तो बराबर की गुफा में जो पहाड़ी में काट करके जो बनाया गया है विहार, तो इस विहार को जो है अशोक ने बनाया था। और इसमें आप देखिएगा सुदामा, लोमस ऋषि, इस तरह से जो है कुछ कुछ नाम करके है, आप उतना लिखने की ज़रूरत नहीं है। बस ये कहिए कि बराबर की पहाड़ियों में, बराबर की जो पहाड़ियों में जो गुफा बनी थी वो अशोक द्वारा निर्मित थी, और दशरथ जो नागार्जुन पहाड़ियों में इसने गुफा का निर्माण करवाया। ठीक है, और आपको यह भी पता होना चाहिए कि इन्हीं बिहारों की अधिकता के कारण हम लोगों का जो क्षेत्र है वो बिहार इसीलिए कहा गया। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो हमने राजकीय कला में गुहा विहार को देख लिया, यानी कि लगभग जितने भी राजकीय कला है हमने सबको देख लिया। अब देखिए, अब लोक कला जो उस समय हालांकि उतना प्रचलित नहीं था, कला जो है वो केवल राजकीय स्तर तक ही सिमटी हुई थी, लेकिन फिर भी लोक कला मूर्ति कला और मृदभांड के रूप में 2 प्रकार से आप इसे वर्गीकृत कर सकते हैं। तो जो मूर्ति कला में है, देखिए मूर्ति कला को आप वहाँ भी देख सकते हैं। राजकीय कला में आपने मूर्ति कला को देखा होगा कि जब स्तंभों के ऊपर, जो चौकी के ऊपर जो बनाए जाते थे जो पशु आकृति, ठीक है, तो ये भी कहीं ना कहीं मूर्ति कला ही है। लेकिन लोक कला के रूप में अगर देखा जाए तो मूर्ति कला अगर बनाई गई है तो यक्ष यक्षिणी की मूर्ति, जो खास करके जो दीदारगंज से जो मिली मूर्ति है, जिसको श्यामर ग्राहिणी जो ऐसा धारण किए हुए रहती है, तो उस वहाँ वो जो मूर्ति प्राप्त हुई थी दीदारगंज से, वो यक्ष यक्षिणी की मूर्ति मिली है। तो मूर्ति कला के रूप में आपने ये देखा। और मृदभांड के रूप में उस समय के जो मृदभांड थे उस पर जो पॉलिश की जाती थी, उत्तरी काली पॉलिश वाले बर्तन जो है वहाँ पर प्रमुखता से मिले हैं। तो लोक कला में ये आपको देखने को मिली है। और बर्तन पर देखें विशिष्ट प्रकार की चमक पाई गई है, तो ये हमने देखा। ठीक है, और मूर्ति कला के बारे में अगर और विस्तार से बात करेंगे तो काफ़ी कुछ बताने के लिए है कि इसका किस प्रकार से सूक्ष्म चित्रांकन किया गया था, अंगों के उभार को किस प्रकार से चित्रित किया गया था, कपड़े की जो सूक्ष्म संरचना है किस प्रकार से बनाई गई। तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन उस पर चर्चा हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग बस केवल इतना पढ़ रहे हैं कि जितना में आप एग्जाम में लिख पाए, और इस आश्वासन के साथ कि आप पहले पढ़ चुके हैं, तब जाकर ये देखें, तब आपको फ़ायदा होगा। ऐसा नहीं कि इसी के माध्यम से अगर मौर्य कला को पढ़ रहे हैं तो माफ़ कीजिए, ये वीडियो आपके लिए नहीं होगा, फिर आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा। आपके लिए फ़ायदेमंद तब होगा जब आप मौर्य कला को जानते हो, एग्जाम में लिखना चाह रहे हो और लिखने के लिए इस वीडियो के में आए हो, तब आपको ये काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। खैर चलिए, तो अभी हम लोगों को अगर कला की विशेषता के बारे में अगर कहा जाए बताने के लिए, तो हमने तो सभी कला का जिक्र कर दिया कि राजकीय कला और लोक कला। राजकीय कला में हमने राजप्रसाद को देखा, हमने स्तंभों को देखा, हमने स्तूप को देखा, स्तूप के अलावा हमने गुहा विहार को देखा। अब देखिए, लोक कला में देखा हमने मूर्ति कला में दीदारगंज से प्राप्त जो यक्ष यक्षिणी की मूर्ति है उसे हम लोग देखा। फिर मृदभांड की बात करें तो उत्तरी NBPW जो है, उत्तरी काले पॉलिशदार जो बर्तन प्राप्त हुए हैं और उस पर जो विशेष प्रकार की चमक है, इसकी विशेषता, तो ये हमने देखा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आलोचना कि आलोचक अगर बौद्ध धर्म, माफ़ कीजिए, ये मौर्य कला की अगर आलोचना करते हैं तो आलोचना में क्या कहते हैं। तो देखिए, आलोचक कहा करते हैं कि ईरानी जो एक मीडियन आर्ट है उससे जो है ये प्रभावित कला है, और ख़ास तौर पर ये तब कहते हैं जब मौर्य कला में चमकीली पॉलिश, घंटाकृति और पशु आकृति, इसके आधार पर कहा जाता है कि ये जो मौर्य कला है ये कहीं ना कहीं प्रेरित है। और किस कला से प्रेरित है, तो ईरानी कला से प्रेरित है। ऐसा मतलब आलोचक जो है, खास करके जॉन मार्शल जैसे कुछ विद्वान हैं ऐसा कहते हैं। लेकिन अगर तर्क देखें, जो
भारतीय इतिहासकार है, कला इतिहासकार, वो लोग जब बताते हैं तो बताते हैं कि देखिए ईरानी कला से ये कई मामले में अलग हो सकती है। मुख्य रूप से अगर देखें इसे 3 भागों में अगर बांट के देखें तो निर्माण, स्थापत्य और आकृतियों के हिसाब से देखें तो आप सीधे तौर पर मौर्य कला को ईरानी कला से आप अलग मान सकते हैं। हालांकि प्रभाव की अगर बात करें तो इससे कुछ आप सहमत हो भी सकते हैं, लेकिन हाँ आप देखिए कला की जो प्रेरणा है, प्रेरणा भले हो सकती है, लेकिन आप देखिए शैली जो बनाई गई है वो एकदम मौलिक है। तो देखिए निर्माण की बात करें तो मौर्य कला जो है, मौर्य कला में एकाश्म पत्थरों से बने होते थे स्तंभ। ये देखिए ये भी ईरानी कला का प्रभाव जो है स्तंभों के लिए कहा गया, ऐसा नहीं कि स्तूप या अन्य जो कोई कला है इसके लिए नहीं। तो स्तंभों के बारे में बात हो रही है। तो जो निर्माण की बात करें तो निर्माण मौर्य कला में देखें तो एकाश्म पत्थर से हुआ करते थे, और जबकि ईरानी कला में देखें तो पत्थर को जोड़ जोड़ करके जो है वो कला विकसित की गई थी। तो पहला तो इसी में निर्माण के मामले में ही यह जो है अलग हो गया कि जो मौर्य कला है वह क्या है, वो एकाश्म पत्थरों से बनी होती थी, जबकि ईरानी कला में हम क्या देख रहे हैं कि वह किस प्रकार की कला थी, तो उसमें पत्थरों को जोड़ जोड़ करके बनाया जाता था। तो ये चीज़ है। अब स्थापना की बात कर ली जाए तो स्थापना में देखें तो मौर्य कला में क्या होता था कि मौर्य कला में जो स्तंभ होते थे वो स्वतंत्र रूप से आप पाएंगे, जितने भी स्तंभ है, बहुत सारे अशोक के स्तंभ पाए गए हैं सारनाथ में और कई जगह पर पाए गए हैं। तो उन सभी स्तंभों को देखेंगे तो वे सभी स्वतंत्रावस्था में हैं, वो स्वतंत्र होते हैं। सीधे ऐसे कहीं आपको किसी खुले मैदान में आपको ये आपको दिखाई दे देंगे, ठीक है, इस तरह से। लेकिन ये ईरानी कला में आप नहीं देख पाएंगे कि सीधे इस तरह से स्तंभ खड़ा कर दिया जाए। तो इसके लिए क्या है कि वो विशाल भवन के हिस्से हुआ करते थे। वहाँ के जो स्तंभ होते थे, वहाँ के जो स्तंभ कला होती थी वो भवन के हिस्से हुआ करते थे। तो ये स्थापना के मामले में भी ये अलग हो गया। अब जहाँ तक आकृति की बात करें तो आकृति के मामले में भी अलग है। मौर्य कला की जो आकृति है उस पर पशु की आकृति पाई जाती है। आप देखेंगे जैसे कि उदाहरण के तौर पर अगर देखें तो आपको यहाँ से पशु आकृति में आपने देखा होगा कि सिंह मिला है, सिंह शीर्ष मिला है कहीं से, तो कहीं से बैल का चित्र जो है वो दिखा गया है। तो इस प्रकार से सिंह बैल की आकृति हम लोग मौर्य कला में स्तंभों के रूप में हम देख पाते हैं। उसके ऊपर जो आकृति होती है पशु आकृति होती है। जबकि ईरानी कला के बारे में बात की जाए तो ईरानी कला में मानव आकृति होती है। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा कि ईरानी कला के स्तंभ को हम मौर्य कला के स्तंभ से बिल्कुल अलग कर सकते हैं। तो एक तर्क दे सकते हैं। अब देखिए जो अब सबसे ज़रूरी है प्रश्न जो पूछा जा सकता है आपसे कि बौद्ध धर्म का मौर्य कला पर क्या प्रभाव था, या बौद्ध धर्म और मौर्य कला के बीच संबंध क्या है। तो ये आपसे पूछा जाए तो आप आराम से लिख सकते हैं। काफ़ी देखिए अब जितना भी कला है, अगर सभी कला को वर्गीकृत करके और दिखा दें कि कहाँ कहाँ बौद्ध धर्म से इसका जुड़ाव है तो भी आप लिख सकते हैं। तो अगर प्रश्न आपको मुख्य रूप से अगर यही पूछा जाए तो कुछ आप भूमिका वगैरह लिख सकते हैं। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि मौर्य कला का जो प्रमुख उद्देश्य है वो क्या था। मौर्य कला के प्रमुख उद्देश्य ही था कि बौद्ध धर्म का प्रचार करना। सौंदर्य प्रदर्शन तो था ही, साथ में बौद्ध धर्म का प्रचार करना भी इसका उद्देश्य था। तो एक तो ये बात हो गया। दूसरा देखें तो स्तंभ और शिलालेख के बारे में क्या कहा था। स्तंभों और शिलालेख को आप बारीकी से देखेंगे तो ये सभी बौद्ध नैतिक सिद्धांतों के प्रचारक हुआ करते थे। अशोक ने जितने भी स्तंभों की रचना की, जितने भी शिलालेख खुदवाए, जो भी किए, आप सभी में पाएंगे कि कहीं ना कहीं वे बौद्ध नैतिक सिद्धांतों का प्रचार कर रहे थे। अहिंसा, करुणा, संयम, इन सभी का वो जो है प्रचार कर रहे थे। तो क्या देखा आपने कि मौर्य कला के जो स्तंभ है और शिलालेख है वो क्या कर रहे हैं, वो बौद्ध धर्म में निहित जो नैतिक सिद्धांत है उसके प्रचार कर रहे हैं। फिर देखें धर्मचक्र जो आप देखेंगे स्तंभों में पाए जाने वाला धर्मचक्र, कमल, हाँ कमल की आकृति या सिंह, ये सभी क्या है, ये सभी कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म से ही प्रेरित है, ये है। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि मानव प्रतिमा का अभाव। आप देखेंगे कि मौर्य कला में, भले लोक कला में आपको वो जो चामरग्राहिणी धारण किए हुए आपको यक्षिणी की मूर्ति मिल जाए, भले वो अलग बात है, लेकिन आप राजकीय कला में कहीं भी आप मानवकाभ आकृति आप नहीं देखेंगे, ठीक है। अब मानवकाभ आकृति क्यों नहीं है, इसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि जिस समय बौद्ध धर्म क्या बोले कि जब हीनयान महायान में बटा नहीं था, तो महायान की जब तक शुरुआत नहीं हुई थी, तो
तब तक क्या था कि ये हीनयान यानी कि जो प्राचीन बौद्ध मत थे उसी के अनुसार चीज़ें चल रही थी, और उसमें मूर्ति बनाने का कहीं भी प्रचलन नहीं था, चूँकि बुद्ध खुद मूर्ति पूजा के या मूर्ति के विरोधी थे, तो इसलिए कभी उनको इस तरह से नहीं चित्रित किया गया था, दिखाया गया था। तो इसलिए देखेंगे मानव प्रतिमा का अभाव दिखाई देगा आपको मौर्य कला में। फिर देखिए स्तूप स्थापत्य के बारे में। स्तूप तो सीधे सीधे तौर पर जो है मौर्य कला का जो यह भाग है वो सीधे तौर पर बौद्ध धर्म से संबंधित है। आप आपने पढ़ा होगा कि जो स्तूप है, स्तूप के ऊपर जो हर्मिका रखी है उसमें जो बुद्ध के अवशेष रखे होते थे, तो आप सीधे तौर पर कह सकते हैं। और आज भी आप देखेंगे कि स्तूप का निर्माण वहाँ हुआ है जो बौद्ध धर्म से संबंधित क्षेत्र है, बौद्ध धर्म से संबंधित जगह है, वहीं पर स्तूपों का निर्माण हुआ है। तो ये चीज़ें हैं। और देखिए स्तूपों का निर्माण हुआ इसलिए ही कि ताकि उसको प्रचारित किया जाए, बौद्ध धर्म को प्रचारित करने के लिए स्तूप बनाए जा रहे थे, और यह सार्वजनिक स्थानों पर बनाया जा रहा है ताकि आम लोग भी बौद्ध धर्म से जुड़ाव महसूस करें, बौद्ध धर्म से जुड़े, उनको समझे। तो ये था। और आप मौर्य कला में आप देखेंगे कि वहाँ उसमें सादगी, गरिमा और नैतिक गंभीरता जो आप पाएंगे वो कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म से ही वो प्रेरणा ले करके जो है ये था। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि बौद्ध धर्म का काफ़ी प्रभाव जो है मौर्य कला पर दिखाई दे रहा है। फिर कला का उद्देश्य की बात कर ले तो कला का उद्देश्य ही था धम्म राज्य की स्थापना करें। धम्म मतलब बौद्ध धर्म की स्थापना करना। और गुफा स्थापत्य को भी छूट गया था, वो भी आप देख लें। गुफा स्थापत्य में जो आजीविकों के लिए बनाया गया था रहने का जगह, क्या था? ध्यान का केंद्र था, तपस्या का केंद्र था, वैराग्य का केंद्र था। और ये सभी कहाँ से, ये विचार कहाँ के हैं? तो आपने पढ़ा होगा, ये बौद्ध विचार हैं ये सभी। तो जितनी भी मौर्य कला में जितनी भी रचनाएं हो रही थी, निर्माण हो रहे थे, स्थापत्य के दृष्टिकोण से देखें या आपको हम कहें मूर्ति कला के दृष्टिकोण से, स्तंभों के दृष्टिकोण से हो, जितनी भी बारीकियां आपको दिखाई दे रही थी कहीं ना कहीं वो बौद्ध धर्म से संबंधित दिखाई दे रही थी। फिर इसके बाद कला के द्वारा क्या मतलब, कला के द्वारा बौद्ध धर्म को क्या किया गया? एक तो दृश्य किया गया। दृश्य मतलब अब देखिए धर्म जो है वो कहीं ना कहीं आत्मिक चीज़ें हैं और अंतर्मन की चीज़ें हैं, वो कहीं बाहर जो है बताने वाली बात नहीं है। लेकिन अगर हम ये कहें कि इसका अगर प्राचीनतम जो स्रोत मिलता है जहाँ पर धर्म को दिखावा यानी कि प्रदर्शन का अगर माध्यम बनाया गया, तो हमको कहीं ना कहीं यहाँ दिखाई देता है। और देखिए जब बुरी चीज़ों का प्रदर्शन हो तो अच्छी चीज़ों का प्रदर्शन क्यों नहीं हो? खैर दोनों तर्क है। मैं यहाँ पर किसी भी एक मत के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, और कॉपी में आप इस प्रकार की बात लिखिएगा भी नहीं, ज़रूरत नहीं है इन सभी चीज़ों को, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। तो कला के द्वारा बौद्ध धर्म को दृश्यमान किया गया, ठीक है। इसके बाद अस्थायी किया गया। अब देखिए अब शिलालेख की खुदाई हुई तो कहीं ना कहीं बौद्ध विचार अगर उस पर लिखे हैं तभी तो आज हम बौद्ध विचारों से प्रभावित होते हैं, उन विचारों को पढ़ पाते हैं। तो ये चीज़ें हैं। तो एक तो दृश्य किया, फिर अस्थायी किया, और साथ ही संगठित करने का भी प्रयास किया है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने दोस्तों पूरे जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म और मौर्य कला से संबंधित जो चीज़ें हैं वो उसको हमने पढ़ा। तो कुल मिलाकर दोस्तों हम लोगों ने जितना भी पढ़ना था इस मौर्य कला से वो हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब कुछ बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जैसे देखिए, जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि स्थापत्य कला के बारे में बताएं, ठीक है। मूर्ति कला के बारे में बताया जाए तो आप तो आराम से बता सकते हैं। जैसे स्थापत्य कला के बारे में बताया जाएगा तो यहाँ पर तो आपको वर्गीकृत राजकीय और लोक कला में नहीं करना है, यहाँ आपको सीधे सीधे करना है कि स्थापत्य कला में क्या क्या पढ़ा है आपने। तो स्थापत्य का उदाहरण, स्थापत्य का निर्माण का मतलब क्या हुआ? स्थापत्य या यूँ कहे वास्तुकला, इसे ऐसे भी समझ सकते हैं। तो इसमें आपने क्या पढ़ा? एक तो राजप्रसाद प्रासाद, ठीक है, पहला। दूसरा आपने क्या पढ़ा? आपने पढ़ा स्तंभ, ठीक है, ये भी वास्तुकला का उदाहरण है। आप जो तीसरा पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आपको स्तूप, ठीक है, स्तूप। तो ये भी क्या है? ये भी आपको स्थापत्य के उदाहरण है। और तीसरा अगर आप गुहा विहार पढ़ते हैं तो ये भी तो कहीं ना कहीं काट करके बनाया गया था, निर्माण किया गया था, तो ये भी कहीं ना कहीं यह स्थापत्य के ही उदाहरण है। तो इस प्रकार से हम लोग जो है स्थापत्य के उदाहरण
बता सकते हैं। और जो भी विशेषताएं हैं, जो भी आपने पढ़ा है, जो हमने साथ में डिस्कस किया, वो सभी विशेषता इसमें लिख सकते हैं। ये चीज़ें हैं। तो एक तो राजप्रसाद के बारे में हमने बात की। दूसरा, अगर आपसे पूछा जाए कि मूर्ति कला के बारे में, ठीक है, मूर्ति कला के बारे में आपसे पूछा जाए कि यहाँ बताइए मूर्ति कला का वर्णन करें, मूर्ति कला के बारे में। तो देखिए मूर्ति कला में दो तरह के कला का, मूर्ति कला को दिखाइएगा। एक तो राजकीय और दूसरा दिखाइएगा लोक कला में। लोक कला में कैसे? देखिए राजकीय कला में आपने स्तंभों के ऊपर जो मूर्ति बनाई थी, स्तंभों के ऊपर, एक तो ये, और दूसरा लोक कला में आपने क्या देखा था, यक्ष यक्षिणी की मूर्ति जो थी, यक्ष की मूर्ति, यक्षिणी की मूर्ति जो बन रही थी। तो ये सभी तो आप इस प्रकार से दिखा सकते हैं। आपने इसके बारे में भी पढ़ा है और इसके बारे में भी देखा है। तो इस प्रकार से कुछ जो आपको कुछ कॉमन सेंस तो आपको लगाना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम लोग चीज़ों को डिस्कस करें और आप यह अपेक्षा कर रहे हो कि हूबहू कोई आपको ऐसा वीडियो मिल जाएगा जो कि एकदम कॉपी पर उतार के आप चले आएंगे। अगर ऐसा करते भी हैं तो आपको आधा नंबर से ज़्यादा मिलेगा नहीं, ठीक है। तो इस बात का ख्याल रखें, चीज़ों को समझने का प्रयास करें, चीज़ें समझ में आए तो उसे लिखने का प्रयास करें, और लिखने के बाद देखें कि इसे हम और कितना संक्षेप में लिख सकते हैं। थोड़ा सा प्रश्नों को तथ्यपरक भी बनाएं, वो ज़रूरी भी होता है। तो दोस्तों ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।